हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुलेरियस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट एसएसटी के टॉपिक राजस्थान की कृषि फसलों के विषय में। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक आपको पूरी तरह से पढ़ाया जा चुका है, सुनील बहादुर सर के द्वारा बड़े अच्छे से आपको पढ़ाया गया था। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ हम कोशिश करेंगे रिविजन के रूप में इस टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ने का। तो कृषि फसलों को आज अपने यहाँ देखने वाले हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है आपका, ये जो आप मैटर पढ़ने वाले हैं, ये पूरी तरह से आरबीएससी के पैटर्न पर तो आधारित है ही है। सारा मैटर वहीं से लिया गया है आरबीएससी की किताबों से। साथ ही साथ उसमें कुछ और नया टॉपिक ऐड भी किया गया है जो आपके लिए जानना आवश्यकता था। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को और बात करते हैं कृषि फसलों के विषय में। तो राजस्थान में सबसे पहला फैक्ट है हमारा कि राजस्थान में देश के कुल कृषि क्षेत्रफल, यानी देश का जो कितना कृषित क्षेत्रफल है उसका 11% जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश के कुल कृषित क्षेत्रफल का कितना राजस्थान में पाया जाता है तो 11% पाया जाता है। दोस्तों हमारे सिलेबस में केवल उसने कृषि फसलें दिखी हैं वो वही हमें पढ़ना है। अगर कृषि के टाइप्स हैं तो ये आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ भारत में, और विश्व का भूगोल हमने जब देखा था तो हमने वहाँ पर किया था। तो यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम मूलतः फोकस रखेंगे जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है कृषि फसलें उसके विषय में और जो उससे जुड़ी हुई जरूरी चीजें हैं। तो राजस्थान में कम उत्पादकता का कारण, राजस्थान में उत्पादकता क्या होती है, कम होता है। इसका एक कारण अपने मानते हैं कि खाद उर्वरकों का कम उपयोग और पिछड़े व आदिम कृषि के तरीके। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में जो उत्पादकता कम होती है दोस्तों तो उसका कारण क्या है, तो एक तो हम खाद और उर्वरकों का उपयोग कम करते हैं। दूसरा कि हमारे कृषि के जो तरीके हैं राजस्थान के वो काफी पुराने तरीके हैं, इसीलिए हमें दिक्कत आती है। दोस्तों राज्य में जो कृषि जलवायु खंड है वो उनकी संख्या कितनी है, 10 है। दोस्तों कितनी है, 10 है। इसके बाद में दोस्तों सर्वाधिक कुल कृषित क्षेत्रफल वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो बाड़मेर है। बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि कुल कृषित क्षेत्रफल वाला सबसे ज्यादा बड़ा जिला कौन सा है, या जहां पर कृषित क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है तो वो कौन सा है, बाड़मेर। और न्यूनतम अगर पूछा जाए तो राजसमंद है, क्योंकि वहां पर पथरीली पठारी जो जमीन है वहां पर इतना हो नहीं पाता है। दोस्तों और बड़ा बाड़मेर है इसलिए बाड़मेर इसमें आता है। राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, गंगानगर। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंचाई सबसे ज्यादा किस जिले में होती है दोस्तों तो गंगानगर में होती है। और अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम में तो चूरू में होती है, ज्यादा नहरें वगैरह नदियां वगैरह यहाँ पर है नहीं। दोस्तों तो सर्वाधिक सिंचाई वाला गंगानगर और न्यूनतम सिंचाई वाला कौन सा हो गया, चूरू। सबसे ज्यादा कृषित क्षेत्रफल वाला हो गया बाड़मेर, और न्यूनतम अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा रह जाएगा, राजसमंद रह जाएगा। दोस्तों अब यहाँ बात करें देश में प्रथम स्थान कौन कौन से का है, बाजरा, सरसों, रेपसीड, धनिया, जीरा, मेथी, ग्वार और मोठ, ये जो हैं ऐसे उत्पादन हैं इनमें राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। और दोस्तों ये स्थान हर साल नए डाटा आते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होता रहता है और कभी एग्जैक्ट आपसे पूछेगा भी नहीं, तो इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कई बार आप देखते हैं ना किताब में कुछ दे रखा होता है दूसरे में कुछ होता है, एक के पास में 18 के आंकड़े दूसरे के अंदर 20 के हैं। तो अभी तक यकीन मानिएगा जो नई किताबें आप इस साल अभी लेकर के आते हो ना उनमें भी आपको 2018-19 के आंकड़े मिलते हैं, तो इतनी जल्दी अपडेट नहीं हो पाता है दोस्तों। तो इस चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना, हमें ओवरऑल जो हमेशा से रह रहा है एवरेज में जो पहले स्थान पर है, पहली बात तो पहला पूछता नहीं है, वो इसी प्रकार से पूछता है कि कौन सी फसल कहाँ होती है। दोस्तों तो यहाँ प्रथम स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इनमें लगभग राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है बाजरा, सरसों, रेपसीड, धनिया, जीरा, मेथी, ग्वार और मोठ के उत्पादन में। इसके बाद में दोस्तों चना उत्पादन में भी राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है, यानी चने का भी प्रमुख उत्पादक राज्य है हमारा। तिलहन और दलहन के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। तिलहन यानी कि जिनसे हमारा तेल निकलता है दोस्तों, जिनसे अपने तेल निकालते हैं उसकी बात अपने कर रहे हैं। तो तिलहन और दलहन के उत्पादन के अंदर जो हमारा राजस्थान है उसका तीसरा स्थान है। दोस्तों कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपने बात करते हैं फसलों के प्रकार के विषय में। फसलें कौन कौन से प्रकार की होती हैं दोस्तों। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों के मुख्य रूप से 3 वर्ग वर्गीकृत किए जा सकते हैं। हमने कहा ऋतुओं के आधार पर कितनी है, 3 प्रकार की फसलें होती हैं। एक रबी की फसल है, एक खरीफ की फसल है और एक कौन सी रहेगी दोस्तों, जायद फसल है दोस्तों। एक तो कौन सी रहेगी, रबी की फसल है, एक खरीफ की फसल है और एक हमारी रहेगी जायद की फसल दोस्तों, जिसे हमें पढ़ना है। तो रबी की फसल कौन सी होती है दोस्तों, रबी की फसल ये अक्टूबर से फरवरी के मध्य होती है दोस्तों। कब होती है, ये अक्टूबर से लेकर के फरवरी के मध्य होती है। इसमें गेहूं आता है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा हमने कहा अक्टूबर से लेकर के फरवरी के मध्य, इसमें गेहूं आ गया, जौ आ गया, चना आ गया, मटर आ गया, सरसों आ गया। खरीफ की फसल की अगर अपने बात करें तो ये जून से सितंबर के मध्य होती है दोस्तों। कब होती है ये जून से सितंबर के मध्य होती है। इसमें ज्वार आता है, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों। यहाँ आपको थोड़े बहुत अलग आंकड़े मिल सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आपके सामने है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, अगर आपसे पूछेगा तो आपको इन्हीं के आधार पे करना है। फिर हम बात कर लेते हैं जायद फसलों के विषय में। रबी और खरीफ के बीच की है ये मार्च से लेकर के जून के मध्य की फसल होती है। इसमें खरबूजा, तरबूजा, ये जो लौकी सब्जियां वगैरह होती है ना, ये सारी की सारी इसके अंतर्गत आती हैं। तो तीनों प्रकार हमने देख लिए, रबी, खरीफ और जायद। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं उपयोग के आधार पर फसलों के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। किस आधार पर देख रहे हैं दोस्तों, हम उपयोग के आधार पर अगर देखें तो यहाँ समान गुण वाली फसलें हैं, ये इसके उदाहरण हैं और इसके उपयोग हैं। जैसे अनाजी फसलें जो अनाज में आती हैं, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सारी अनाज में आते हैं, इनसे रोटी और दलिया अपने बनाते हैं। दलहनी फसलें जो दाल बनाने के काम आती हैं, इसमें अरहर है, मूंग है, चना, मसूर और उड़द है। तिलहनी फसलें जिनसे अपने तेल निकालते हैं, मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन और अरंडी आती है। मसालों वाली जो है यानी जो जिनसे अपने मसाले बनाते हैं सब्जियों में डालने के, मिर्च हो गई, धनिया हो गया, अजवाइन, जीरा, हल्दी। फल और सब्जी वाले आए जिसको अपने फल और सब्जी के रूप में ही काम में लेते हैं, आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा, ये फल और सब्जी में आता है। अन्य फसलें भी हैं जो औषधि और चारे के रूप में काम में लेते हैं, तो ये सारी की सारी इसी में आती हैं। तो ये उपयोग के आधार पे क्या था, हमारा फसलों का वर्गीकरण था। तो दोस्तों यहाँ हम कृषि की पद्धतियां देख लेते हैं, खेती के चरण। वैसे जानना कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं था, लेकिन हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दे रखा है तो इन शॉर्ट अपने इनको पढ़ ही लेते हैं, क्या पता यहाँ से कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले। तो जो भी क्रियाकलाप करने पड़ते हैं किसी भी किसान को, उनमें से अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है, फिर देखिए बुआई करता है, फिर उसमें खाद व उर्वरक देता है, फिर सिंचाई की आवश्यकता होती है, फिर उसको सुरक्षा भी करनी पड़ती है ताकि कोई जानवर वगैरह उसको खा न जाए। फिर वो फसल को काटता है और फिर अनाज का भंडारण करता है। फिर जब उसको उचित मूल्य मिलता है तो वो उसको बेच सकता है दोस्तों। ये 7 चरण हैं जो किसी भी किसान को खेती के समय करने पड़ते हैं। यहाँ कृषि की कुछ समस्याएं हैं, अपने उनके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। कृषि की कुछ समस्याएं हैं और कुछ कुप्रभाव हैं जिनसे हमें इसको क्या करना है दोस्तों, बचाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खरपतवार के विषय में। दोस्तों किसके विषय में बात कर रहे हैं हम, खरपतवार के विषय में। तो खरपतवार कहते किसको हैं दोस्तों, फसल के साथ साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक तत्व पौधे तक नहीं पहुंचने देते। यहाँ दोस्तों बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि हम खरपतवार कहते किसको हैं दोस्तों। तो फसल के साथ जो भी अनावश्यक ऐसे पौधे उग जाते हैं जिसके कारण पोषक तत्व जो है वो पौधे तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें अपने खरपतवार कहते हैं। इनसे नुकसान क्या होता है, फसल को जो है पोषक तत्व नहीं मिल पाते और पर्याप्त प्रकाश भी नहीं मिल पाता। तो खरपतवार को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, निराई और गुड़ाई करते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, उनको काटना होता है, खोदना होता है, साथ ही साथ अपने खरपतवार नाशी जो होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग अपने कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ दूसरे की बात करते हैं अपने। दूसरा जो समस्या है प्राकृतिक प्रकोप आ जाता है, जिसमें बाढ़, सूखा, सर्दी, आग, इनसे हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, सर्दी से बचने के लिए खेत को पानी से भर दिया जाता है, खाद मिट्टी बह जाती है, फसल का सूखना, ये जो समस्याएं इसके कारण आती है। बाढ़ के कारण क्या होगा, पानी भर जाएगा
और खाद मिट्टी जो है वो बह जाएगी, फसल सूख जाएगी या फिर आग से जल जाती है दोस्तों। ये कुछ एक समस्याएं आती हैं, तो इनका इलाज क्या करेंगे? तो फसल में पानी भर गया है तो अपने जल की निकासी करेंगे, सूखा पड़ने पर सिंचाई करेंगे, आग से सुरक्षा के लिए उपाय तैयार करते हैं दोस्तों। पाला पड़ता है जब हम उसको पानी से भी भर देते हैं। तो जैसी सुविधा होगी हमें वही कार्य करना होगा। इसके अलावा दोस्तों एक और आता है, कीटाणु आते हैं, फफूंद, जीवाणु, वायरस आते हैं, इनसे भी फसलें खराब हो जाती हैं। ये पत्तियों को काट देती है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा ना, जो तोरी के पत्तों पर सांप लौट जाता है ना, वास्तव में वो कोई वायरस हो सकता है। पत्तियां कट जाती हैं उसमें, कई बार ऐसा देखा होगा। तनों का सूखना, फल खराब होना, उत्पादन में कमी हो जाती है और इससे जो होगा पत्ती, तना, फल, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी दोस्तों। कीट, जीवाणु और फफूंद नाशकों का इसके लिए क्या किया जा सकता है? छिड़काव किया जा सकता है। लास्ट में अपने देख लेते हैं जानवर। जानवर क्या करते हैं? फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसके लिए अपने बाड़ लगा सकते हैं और सुरक्षा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमने देखा कृषि की समस्याएं, कुप्रभाव और उनसे बचाव के तरीके कौन से थे दोस्तों। हमने वही देखा जो आपकी पुस्तक में है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख फसलों में। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं व्यापारिक फसलें। तो राजस्थान की व्यापारिक फसलें कौन सी हैं जो व्यापार के लिए अपने काम में लेते हैं ज़्यादातर, जिनको अपने घर में नहीं रखते, जिनको अपने बेचना ही होता है दोस्तों। जैसे कपास का अपने क्या करेंगे दोस्तों? मूंगफली आ गई तो खाद्यान्न तो है नहीं कि अपने उसको खा लेंगे। सरसों का भी क्या करेंगे दोस्तों? तेल थोड़ा बहुत जितना चाहिए उतना तो निकाल के रख लेंगे, लेकिन अपने उनको व्यापार करने के लिए ही काम में लेते हैं, यानी बेचने के लिए ही काम आती है ना, तो उसको अपने जो है व्यापारिक फसलें बोलते हैं। इसमें आती है मूंगफली सबसे पहले। ये एक तिलहनी और वाणिज्यिक फसल है, 2 श्रेणियों में आती है। कब बोई जाती है दोस्तों? ये खरीफ ऋतु में बोई जाती है और ये किस पर डिपेंड करती है? वर्षा पर डिपेंड करती है। राज्य के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है। कुछ सालों से बीकानेर में मूंगफली की खेती का काफ़ी ज़्यादा प्रसार हुआ है और अगर आपसे पूछा जाए मूंगफली उत्पादक में भी, तो बीकानेर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मूंगफलियां भी यहाँ पर आती है दोस्तों। लूणकरसर है, वहाँ भी काफ़ी अच्छी मूंगफली होती है, जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। इसके अलावा अन्य जिले जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चित्तौड़ है, जयपुर है, यहाँ पर भी मूंगफली होती है। मुख्य जिले की बात करें तो आप बीकानेर की बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं दोस्तों सरसों का। सरसों उत्पादक राज्य है, सर्वाधिक उत्पादन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि देश में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो हमारा राजस्थान ही है जो सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करता है। और राज्य में प्रमुख सरसों उत्पादक जिले कौन से हैं? तो यहाँ नाम आता है अलवर का, भरतपुर का, धौलपुर का, सवाई माधोपुर का और करौली का। तो ये हैं। इसके अलावा उत्तरी जिले जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इनमें भी सरसों होती है दोस्तों। तो जैसा भी ऑप्शन है उसी हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला राज्य है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कपास के विषय में। तो कपास क्या है दोस्तों? जिससे अपने कपड़े बनते हैं। कपास का उत्पादन देश की तुलना में तो क्या है, नगण्य सा ही है, बहुत कम होता है दोस्तों, लेकिन ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। कपास का उत्पादन अपने कहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ ही मेवाड़ और हड़ौती में ही होता है। विशेषतः गंगानगर का नाम आता है। गंगानगर का सूरतगढ़ काफ़ी फेमस है, इधर अपने इसको कॉटन सिटी के नाम से भी जानते हैं। कपास राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। तो यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ का ही विशेषतः नाम लेना है हमें। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान में बोई जाने वाली खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं जो खाई जाती है। तो चावल एक खाद्यान्न फसल है दोस्तों, और ये खरीफ की फसल है। कौन सी है? खरीफ। इसके लिए हमें क्या चाहिए? उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है, पानी ज़्यादा चाहिए। चिक्का युक्त जो जलोढ़ मिट्टी है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें जल को रोकने की क्षमता होती है। ये सर्वोत्तम सबसे अच्छी मानी जाती है। राजस्थान में अगर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में चावल का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम गेहूं की तरफ। गेहूं रबी की फसल है और इसको बोते समय जो है मध्यम तापमान चाहिए और कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए दोमट प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले कहें तो गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, पाली, अजमेर, बांसवाड़ा, लगभग सभी में होती है दोस्तों, है ना। फिर अपने बाजरे की बात करें तो ये विशिष्ट अपने पश्चिमी राजस्थान की फसल रह गई। बाजरे की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है, यानी राजस्थान में बाजरे की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है।
यह कम वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में उगती है, यानी जहां पर वर्षा कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा रहता हो। और ऐसी स्थिति जो है इधर अपने पश्चिमी राजस्थान में होती है। भारत का सर्वाधिक बाजरा कहाँ होता है? राजस्थान में ही होता है। ये जयपुर में होता है। दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और पश्चिमी राजस्थान में बाजरे का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अब बात करें मक्के की, तो मक्के के लिए राजस्थान और विशेषकर मेवाड़ जो है कि वहाँ की विशेष फसल ये मानी जाती है। इसके लिए अधिक टेम्परेचर चाहिए, वर्षा चाहिए, उपजाऊ लाल काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। प्रमुख मक्का उत्पादक की बात करें, चित्तौड़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा और डूंगरपुर इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, वहां पर डाल दी जाएगी, तो आप उससे से उसको पढ़ लीजिएगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये एक फैक्चुअल कंसेप्ट है, ज़्यादातर चीज़ें आपको याद ही करनी है। चने को भी देख लेते हैं दोस्तों। चना जो है ये रबी की मुख्य फसल है। चने के लिए हल्की बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है, रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ सालों में चने का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। चने का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? हनुमानगढ़ और गंगानगर में, जो पूरे राज्य का 40% है दोस्तों। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा होता है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ इन जिलों में भी होता है दोस्तों। साथ ही साथ आप याद रखें, पश्चिमी जिलों में भी चने की कृषि होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, नगण्य के बराबर ही है दोस्तों। ये मुख्यतः इधर की ही रहेगी, है ना, हनुमानगढ़ और गंगानगर की। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ जो फसलों के अंदर खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं उनमें अंतर देख लीजिएगा। खाद किसे कहते हैं दोस्तों और उर्वरक किसे कहते हैं? खाद एक प्राकृतिक जैविक पदार्थ है, जबकि उर्वरक क्या है? कृत्रिम रासायनिक पदार्थ है दोस्तों। ये बात समझ लीजिएगा। खाद तो क्या है? नेचुरल होती है। खाद जो डालते हैं जैसे गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट हो गई, ये नेचुरल होती है। जैसे उर्वरक की बात करें तो ये उर्वरक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक खादों को जो है खेतों में बनाया जाता है। प्राकृतिक खाद कहाँ बनेगी? खेत में ही बना लेंगे। लेकिन उर्वरक कहाँ बनेंगे? वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा फैक्ट्रियों में बनते हैं। यहाँ जैसे अपने कहीं कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये आ गई। इधर आगे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये आती है दोस्तों। प्राकृतिक खाद जो होती है उसमें ह्यूमस होता है और उर्वरक में ह्यूमस की उपस्थिति नहीं होती है दोस्तों। तो ये हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद में आगे अपने बढ़ते हैं, फसलों के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो ये खाली याद करने वाले ही हैं, वैसे इनमें दिक्कत नहीं आती है दोस्तों, इतने अच्छे से पढ़े हुए होते हैं और इतनी बार बार ये नाम आते हैं कि निकाल ही लोगे। कुछ एक जिले आपको एक एरिया याद रहेगा तो निकाल पाओगे। बाजरा अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर इनमें होता है। मक्का चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद में होता है। ज्वार जो है अजमेर, पाली, टोंक, भरतपुर, अलवर। दोस्तों इसमें आपको कुछ अलग नाम भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड की किताब में लिखे हैं, हमें इन्हीं को करके आना है। चावल की बात करें तो हनुमानगढ़, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा हो गया। गेहूं गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, बूंदी हो गया। जौ जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, सीकर हो गया। मोठ चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर हो गया। चना हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू अभी पढ़ा भी था हमने। मूंग नागौर, जोधपुर, जालोर, जयपुर, बाड़मेर। चवला जो है सीकर, नागौर, झुंझुनू में होता है। अरहर उदयपुर, टोंक, जयपुर में होती है। मूंगफली बीकानेर, सीकर, चूरू, जयपुर। सरसों गंगानगर, भरतपुर, अलवर में होती है। तारामीरा गंगानगर और जालोर, पाली, जयपुर में होता है। सोयाबीन झालावाड़, चित्तौड़ और बारां में होती है। कपास हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, गंगानगर में होता है। जीरा जालोर, जोधपुर, बाड़मेर में होता है। धनिया बारां, झालावाड़ और कोटा में होता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों फल और सब्जियों को भी देख लीजिएगा। संतरा झालावाड़ में है, नींबू धौलपुर में है, अमरूद सवाई माधोपुर में है, मटर या टमाटर जयपुर में है, बेर जयपुर में है, आंवला जयपुर में है, मतीरा टोंक में है, मिर्ची सवाई माधोपुर में है, अदरक उदयपुर में है, लहसुन कोटा में है, माल्टा गंगानगर में है, अंगूर गंगानगर में है, ककड़ी बीकानेर में है, खरबूजा पाली में है दोस्तों। इसी के साथ आम चित्तौड़गढ़ में है, सौंफ सिरोही में है और अजवाइन जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। प्याज जोधपुर, सीकर, अलवर में है। केला बांसवाड़ा में है। मौसमी गंगानगर में है। ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, वैसे ही प्रिंटिंग में हो गया है थोड़ा सा। फिर हम बात कर लेते हैं एम.एस. स्वामीनाथन के विषय में। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ।
ये जेनेटिक विशेषज्ञ थे। भारत की हरित क्रांति में इनका मुख्य योगदान माना जाता है। अगर आपसे कहें भारत में हरित क्रांति के जनक तो एम एस स्वामीनाथन थे। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को बंगाल की घरेलू किस्मों के साथ संकरित किया और उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज बनाए। हरित क्रांति कार्यक्रम के दौरान ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज खेतों में बोए गए। इस क्रांति ने भारत को दुनिया के खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। दोस्तों, उससे पहले अकाल पड़ता था, यानी कि हमें खाद्यान्न पूरा नहीं मिल पाता था, लेकिन इसके बाद में हमें कभी खाद्यान्न के अकाल का सामना करना नहीं पड़ा। एम एस स्वामीनाथन को विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री और 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण सभी पुरस्कारों से विभूषित किया गया था। दोस्तों, कुछ एक जरूरी चीजें और पढ़ लेते हैं, जिसमें जोजोबा आता है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा होता है, इसे अपने पिला सोना भी कहते हैं। ये मेक्सिको, एरिजोना, कैलिफोर्निया के मरुस्थल में पाया जाता था। 1965 में काजरी द्वारा यहाँ लाया गया। इसका उपयोग किस में होता है दोस्तों? होहोबा और जोजोबा का जो है सौंदर्य सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। राज्य में जोजोबा के विकास के लिए ढंड, जयपुर व फतेहपुर सीकर में फार्म स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर भी फार्म स्थापित किए गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। रतनजोत या जेट्रोफा की बात करें तो ये भी उष्णकटिबंधीय पौधा ही है। इसका उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बायोडीजल में किसको उपयोग में लेते हैं? तो रतनजोत है। इसके लिए लाडनू नागौर में फार्म भी स्थापित किया गया है। निराई गुड़ाई क्या होती है? निनाण किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था। इसका अर्थ होता है खरपतवार हटाना। खरपतवार क्या है दोस्तों? फसल के साथ में कुछ फालतू पौधे उग जाते हैं जो पोषक पदार्थ को जो है पौधे तक नहीं पहुंचने देते, उनको हटाने को ही कहते हैं। दोस्तों, भूमि कृषि योग्य बनती है और फसल का उत्पादन इससे ज़्यादा होती है। भूमि के कटाव को रोकने के लिए प्राथमिक भू परिकरण प्रक्रिया भी इसे कहते हैं। दोस्तों, आगे अपने देखते हैं सूड़। सूड़ क्या होता है दोस्तों? देसी भाषा का शब्द है बिल्कुल। खेत जोतने से पहले किसान खरपतवार को काटकर जमीन में दबा देता है या उखाड़कर जला देता है। इस प्रक्रिया को ही स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सूड़ कहते हैं। दोस्तों, है ना, खरपतवार जो है उसको मतलब खेत जोतने से पहले काट करके जमीन में दबा देगा ना, या फिर उसको जला देता है। गोचनी या बेजड़ किसे कहते हैं? जब गेहूं, जौ व चने को एक साथ बोया जाता है तो उसे कहते हैं। खिंपोली क्या होती है दोस्तों? खींप एक झाड़ी होती है। क्या होती है? झाड़ी, जिसमें खिंपोलियां या फलियां लगती हैं। सांगरी क्या होती है दोस्तों? सभी ने केर सांगरी की सब्जी खाई होगी, काफी अच्छी सब्जी होती है। खेजड़ी की फली को सांगरी कहते हैं, सेंगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी सब्जी पूंजी पंचकुट्टा से बनाई जाती है। दोस्तों, इसमें कूट, कुमट, अमचूर, सूखी लाल मिर्च ये सारी इसमें डाली जाती है। साटी क्या होती है दोस्तों? साटी एक किस्म की घास है और इसके पत्तों से भी सब्जी बनती है। इसके बाद में दोस्तों केर। केर भी क्या है? एक झाड़ी है, इससे स्वादिष्ट अचार भी बनता है। केर और सांगरी दोनों मिला करके भी अपने बनाते हैं। स्थानांतरित जो कृषि है उसे दक्षिणी राजस्थान में बालरा कहते हैं। स्थानांतरित कृषि यानी आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली खेती होती है, जहाँ जंगल काट करके वहां पर उस खेती करते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, फिर जंगल काटते हैं। वालरा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, एक दजिया और चिमाता भी होती है, वो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली अगर आपसे फसल पूछा जाए तो वो बाजरा होगी, और सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में ही होता है। राज्य की पहली कृषि नीति जो है 20 जून 2013 को जारी की गई थी। एक चीज और देख लेते हैं अपने सूरतगढ़ कृषि फार्म के विषय में। ये गंगानगर में है। यहाँ कृषि फसलों पर नए नए प्रयोग होते हैं। उन्नत पशुओं में वृद्धि के लिए पशु नस्ल विकसित करने का कार्य किया जाता है। तो ये यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की सूरतगढ़ शाखा के द्वारा सिंचाई भी की जाती है। दोस्तों, तो सूरतगढ़ कृषि फार्म कहाँ है दोस्तों? गंगानगर में है। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के विषय में, क्योंकि यहाँ हमने सारी चीज़ों को देख लिया है जो आपके बोर्ड की किताब में थी और जाननी जरूरी थी। इसके अलावा दोस्तों कई बार आपसे वो प्रश्न पूछ लिया जाता है, या अभी भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पहली फसल कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो वो भी जब आपको PDF ई बुक के रूप में मिलेगी तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप आराम से याद कर लीजिएगा। यहाँ उद्देश्य ये था कि सारी चीज़ों को हम एक साथ जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने की संभावना है उनको समेट लें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।